तो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली हमें ये पैरामेट्रिक्स इक्वेशन दी गई हैं और कहा गया है इनका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाल कर दें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 5 मार्क्स के लिए आपके पास पेपर में आने के चांसेस हैं, आप इसको तैयार कर सकते हैं। सही जी स्टूडेंट, तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई हैं। कहा गया है कि इनका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाल कर दें। तो चलिए ये निकालते हैं। स्टूडेंट सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें इक्वेशन क्या देंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5t की पावर 3 माइनस 7। ठीक है जी बेटा, एक इक्वेशन ये दी है और दूसरी इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 16। सही जी बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशंस। ठीक है जी बेटा, बोथ इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों? क्योंकि दोनों जो हमारे पास x और y किस पे डिपेंड करते हैं, t पे करते हैं। तो इधर जो डिफरेंशिएट किया जाएगा वो t से किया जाएगा। और अगर दूसरे अल्फाजों में कहा जाए कि इन दोनों इक्वेशन का जो मेन वेरिएबल है वो यहाँ पे t है। ठीक है जी बेटा, तो इसीलिए यहाँ पे d अपॉन डी टी इस साइड पे। ठीक है जी बेटा, और d अपॉन डी टी जो है हमारा इस साइड पर भी ले लिया जाएगा। सही है जी, तो ये dx अपॉन डी टी बन जाएगा। ठीक है, इक्वल करते हैं। अब इसी तरीके से साइन ऑफ डिफरेंशिएशन इस टर्म और इस टर्म के पास भी आएगा। तो भाई माइनस 5 जो है मेरा बाहर आ जाएगा। मेन फंक्शन t3 है, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और इसकी पावर से कम कर दिया जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद -7 है, तो 7 का डेरिवेटिव 0 क्यों लिया, क्योंकि 7 का इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। तो बेटा ये dx अपॉन डी टी इक्वल टू, अब जरा देखें 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है जी, ये टी स्क्वायर हो जाएगा और 0 हो जाएगा, खत्म। तो ये आपने क्या किया, इस टर्म का डेरिवेटिव ये ले लिया है। अब इसी तरीके से इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसको सबसे पहले इधर साइड पे करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, d अपॉन डी टी लेंगे। ठीक है जी बेटा, इस साइड पर भी, और d अपॉन डी टी जो है हमारा इस साइड पर भी आ जाएगा। सही जी बेटा, यहाँ पे ये dy अपॉन डी टी बन जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइन ऑफ डिफरेंशिएशन है, इस टर्म के पास आएगा। तो बेटा इस टर्म के पास 3 हमारा बाहर आ जाएगा। मेन फंक्शन टी स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में आएगी और पावर से कम करेंगे तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आ गया। इसके बाद 16 का डेरिवेटिव लेना है। 16 का डेरिवेटिव 16 कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आ गया। फिर ये dy अपॉन डी टी जो है वो 3 2 6 t आ गया, 0 हो जाएगा, खत्म। सही जी बेटा, ये आपने कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स मालूम करना है और इसका भी सेकंड ऑर्डर मालूम करना है। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे तो हमने dx अपॉन डी टी और dy अपॉन डी टी है, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग चेन रूल। ठीक है जी बेटा, चेन रूल को यूज करेंगे। अब चेनिंग रूल लिख दिया मैंने गलती से, इसको चेन रूल लिख दिएगा। ठीक है जी, ये आइनिंग काट देगा। अच्छा, चेन रूल हमें क्या कहता है कि भाई dy अपॉन डी एक्स इक्वल होता है dy अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स। सही है बेटा, तो फिलहाल यहाँ पे जरा देखिएगा dy अपॉन डी एक्स है, इक्वल किसके है, ये dy अपॉन डी टी। तो भाई dy अपॉन डी टी हमारे पास ये वैल्यू, ये क्या है, ये हमारे पास 6 इंटू टी। सही जी बेटा, फिर इसके बाद में दूसरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डी टी अपॉन डी एक्स से। तो भाई डी टी अपॉन डी एक्स हमारा बेसिकली कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। जरा देखिएगा, इधर हमें क्या चाहिए, टी ऊपर है और एक्स नीचे है, और यहाँ पे एक्स ऊपर है टी नीचे है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, ठीक है जी बेटा, टी ऊपर चला जाए और डी एक्स नीचे आ जाए, तो हमारी ये वाली वैल्यू बन जाएगी जी, बिल्कुल बन जाएगी। तो लेकिन इसी तरीके से इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो लिहाजा डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करने से आ जाएगी, जो कि यहाँ पे बनेगी -15 टी स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, तो आप देख सकते हैं dx अपॉन dt इसके इक्वल था, लेकिन हमें क्या चाहिए था, x नीचे चाहिए था और t ऊपर चाहिए था, तो इसी वजह से हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे dt अपॉन dx की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करके निकाली, जो आके ये पुट कर दिया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 2 6 और 3 5 15। सही है जी, और 2 1 2 और ये t से t कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे 2 अपॉन 5 माइनस का, और डोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा, t बच जाएगा। सही जी बेटा, तो ये आपके पास dy अपॉन डी एक्स आ चुका है। इतनी बात समझ में आती है। ये आपने क्या निकाला है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाला है, लेकिन बुक के पीछे क्या रिक्वायरमेंट है, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की। सही है जी बेटा, तो अब उसको निकालने के लिए जरा देखिए क्या काम करते हैं।
सबसे पहले ये 2 -2/5 है, टी की पावर -1 हो जाएगी। डोमिनेटर में था ना, प्लस का था, ऊपर जाके पावर माइनस में हो गई। ठीक है जी बेटा, सबसे पहली बात इसको समझिएगा। हम अब इसके ऊपर क्या लेना है, मेनली हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मालूम करना है। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, d/dx लगा देंगे। ठीक है जी बेटा, और d/dx जो है हमारा इस साइड पर भी आ जाएगा। ऐसी बात है या नहीं है? तो लिहाजा ये जो चीज है हमारे पास क्या बन जाएगी, d² y/dx²। ठीक है जी बेटा, अब ये सिंबल किसको बता रहा है, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को। लेकिन एक बहुत ही बड़े मसले की बात यहां पर आ गई है, क्या जरा देखिए, -2/5 टी की पावर -1 था। अब बेटा हमने क्या कहा था, बेसिकली हमें इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन चाहिए था, तो लिहाजा इसलिए हमने d/dx ले लिया, यानी कि डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिहाजा ये जो चीज थी हमारे पास ये बन गई। अब इसी तरीके से d/dx इस साइड पे भी आएगा मैथमेटिकली रूल्स के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो फंक्शन डिपेंडेंट है वो किस पे है, टी पे है, लेकिन हमने किससे लिया है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव यहां पर नहीं ले सकते। तो अब हम ऐसा क्या करेंगे भाई, इसका डेरिवेटिव ले सके, तो इसके लिए अब जरा देखें यहां पे क्या करते हैं, d/t और d/t को मल्टीप्लाई कर दिया इसी से ही। तो ऐसे क्या हुआ, t से dt कैंसिल आउट हुआ तो 1 आया, 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस मेरे पास यही फॉर्म बन रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट चीज है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि हम इसका आंसर इजीली और मैथमेटिकली वे में सही तरीके से ले सकेंगे। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि बेटा ये d/dt -2/5 टी की पावर -1। अच्छा जी, dt/, अब जरा देखिए मैंने यहाँ पे किया क्या है, बेसिकली ये dx था ना, ये मल्टीप्लाई में, नीचे सारी चीजें मल्टीप्लाई में, तो dx से मल्टीप्लाई में इसको मैंने इधर रख दिया और dt को मैं इस साइड पे लेकर आ गया, और इसके अलावा dt जो ऊपर थी वो ऐसी की ऐसी रही। सही है जी। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है जी बेटा, और यहां पर क्या हुआ, ये dt/dx बन गया। अब dt/dx मेरे पास कहां से आएगा, dt/dx हमारे पास यहां से आएगा। अब जरा देखें, ऊपर t है और नीचे x है, और यहाँ पे नीचे t है ऊपर x है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास dt/dx की वैल्यू आ जाएगी, और इसका डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएट निकल कर आ जाएगा। सही है जी बेटा, क्या बात है। तो भाई ये सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएट हमने, अब जरा देखें इसको सोल्व करते हैं। तो डेरिवेटिव लेना है तो -2/5 जो है बाहर आ जाएगा, मेन फंक्शन t की पावर -1 है, इसका डेरिवेटिव ले जाएगा, तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और इसकी पावर से कम कर दिया जाएगा, तो -1 है, तो -1 में से एक -1 कम कर दिया गया। सही है जी बेटा, इतनी हो गई बात। अब इसके अलावा dt/dx है, तो भाई dt/dx बेसिकली इस टर्म का रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ये 1/-15t² बन जाएगा। सही है जी बेटा, आगे चलते हैं। तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई के ये 2/5 हो जाएगा, और t की पावर -2 बन जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, -15t²। सही है जी बेटा, आगे चलते हैं। तो जरा देखें ये 2/5 ये 2 ऊपर 2 जो है ऊपर माइनस का है, नीचे आके प्लस का हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, -15t² हो जाएगा। सही है जी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, और 5 3 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 45। 5 मल्टीप्लाई बाय 15 75, सॉरी 75। सही जी बेटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 75। सही है जी बेटा, 2 1 2 5 15 ये हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस का हो गया। अब आप यहाँ पे जरा देखिए, बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो t की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है जी बेटा, तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपने निकाल लिया है, ये आपका फाइनल आंसर है। सही जी बेटा, तो फिलहाल यहाँ पे ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई थी, इनका कहा गया था सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाल के, वो आ गया है ये। अब इसी तरीके से इसका आंसर चेक करवा देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इसके आंसर में आ रहा है कोई ना कोई मसला। सही है जी बेटा, एक मिनट ये चीज देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें कहा गया है सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाल के दे, ये हमने निकाल लिया है, लेकिन हमारा आंसर और बुक के पीछे वाला आंसर मैच नहीं हो रहा। इसके अलावा मैंने बुक के सोल्यूशन में भी, मतलब कि सोल्यूशन के अंदर भी रीचेकिंग की है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो आई थिंक कि बुक के पीछे जो आंसर दिया गया है उसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम है। इन फ्यूचर अगर मुझे पता चलता है कि भाई मेरे क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं इंशाल्लाह न्यू क्वेश्चन डाल के लिंक डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में डाल दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी चीज नहीं होने वाली। ठीक है, मुझे 100% श्योरिटी है कि यही हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर है। तो फिलहाल यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर
7 का पार्ट नंबर 1 हुआ जाता है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है इनका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाल कर दिया जाए। तो चलिए जाए निकालते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें इक्वेशन क्या दी गई, कोस एक्स इक्वल टू कोस थीटा और वाई इक्वल टू साइन थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो डिपेंड कर रही हैं वो थीटा पे कर रही हैं। सही है जी। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ इक्वेशन। ठीक है जी, दोनों इक्वेशंस के ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसी वजह से डी अपॉन डी थीटा हमारा एक्स के ऊपर भी आएगा और डी अपॉन डी थीटा जो है हमारा कोस थीटा पे भी आएगा। तो ये डी एक्स अपॉन डी थीटा बन जाएंगे। ठीक है जी बेटा। और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। सही जी बेटा। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया है। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन पे भी लेते हैं, तो डी अपॉन डी थीटा हमारा वाई पे भी आ जाएगा और डी अपॉन डी थीटा जो है हमारा साइन थीटा पर भी आ जाएगा। तो ये बेटा डी वाई अपॉन डी थीटा बन जाएगा इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। सही जी बेटा, इतनी बात समझ में आती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है, फिर उसके बाद में उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग चेन रूल। ठीक है जी बेटा, चेन रूल को यूज करते हुए इसका आंसर देंगे। तो इसीलिए हमें पता है कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल होता है डी वाई अपॉन डी टी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल है वो है थीटा, तो लिहाजा डी वाई अपॉन डी थीटा आएगा और इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी बेटा। तो अब क्या होगा, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास ये रही। सही है जी बेटा। तो ये हमें क्या दिया है, कोस थीटा, फिर उसके बाद में डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो अब जरा देखो, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास यहां से आएगी, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करने से आएगी। जरा आप देखोगे यहाँ पे डी थीटा है। ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखो, थीटा यहाँ पे नीचे है और एक्स यहाँ पे ऊपर है। यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए, एक्स नीचे चाहिए। ठीक है जी बेटा। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो एक्स नीचे आ गया और डी थीटा ऊपर चला गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सही जी बेटा। तो आप इस टर्म का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी जो कि क्या आई है, -1 अपॉन साइन थीटा आई है। क्लियर है इतनी बात? तो बेटा ये डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल टू कोस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कोस थीटा बन जाएगा और नीचे साइन थीटा है और ये माइनस लिखा हुआ है। ठीक है जी बेटा। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल टू माइनस, अच्छा जी, कोस अपॉन साइन है, तो कोस अपॉन साइन को हम कोट लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है जी? समझ में आती होगी। ये आपने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कर लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें क्या करना है, क्योंकि बेसिकली फाइनल जो मालूम करना है वो सेकंड ऑर्डर मालूम करना है। ठीक है जी बेटा। तो इसी वजह से इसके ऊपर अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ले लेंगे इस साइड पे भी। ठीक है जी बेटा। और डी अपॉन डी एक्स ले लेंगे हम लोग इस साइड पर भी। ठीक है जी बेटा। इसके साथ ये माइनस है तो माइनस को हम बाहर निकाल देंगे, मेन फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन का साइन लगा देंगे। सही है जी बेटा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब ये यानी कि ऑलरेडी डेरिवेटिव था, इसके ऊपर दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन बन जाएगा, यानी कि हम इसको अब इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मसला आएगा एक, क्या कि भाई ये डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे कोट थीटा लिखा हुआ है, यानी कि भाई डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो तो थीटा पे डिपेंड है। तो लिहाजा अब क्या करें, तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डी थीटा अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली यही फॉर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये मैथमेटिकली करेक्ट काम किया है, मतलब कि इसमें कोई हजक नहीं है। अच्छा जी, अब ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारा काम हो जाए। हमारा क्या काम है, बेसिकली इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन लेना है। तो उसके लिए अब जरा देखें क्या करेंगे। बेटा ऊपर डी थीटा है और इसके नीचे मैं डी एक्स लेके आ जाता हूँ। ठीक है जी बेटा। तो ये डी एक्स बेसिकली कहाँ से लाया हूँ, डी एक्स इधर डिवाइड में है ना, तो तमाम चीजें ये मल्टीप्लाई में, तो डी एक्स को इधर लेके गया और डी थीटा को मैं इस साइड पर लेके आ गया। ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा डी थीटा अपॉन ये डी एक्स बन जाएगा, डी थीटा जो यहाँ पे था वो इधर चला गया और डी एक्स यहाँ पे जो था इसको इस साइड पे ले आया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि भाई इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना था वो ले सकूंगा, और यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स है। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, अगेन ये वैल्यू हमारा इस टर्म का रेसिप्रोकल करने से आई थी, डी थीटा अपॉन डी एक्स 1 अपॉन साइन थीटा था माइनस का। तो लिहाजा ये वैल्यूज को पुट करूंगा और मेरा सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है जी। तो फिलहाल हम जरा देखें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं कोट
थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो भाई कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? कोट का डेरिवेटिव होता है कोसेक, ठीक है जी बेटा, थीटा तो थीटा लेकिन माइनस का, सही है जी बेटा। तो कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है जी बेटा। तो ये आ गया। फिर इसके बाद क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो भाई डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू डी थीटा अपॉन डी एक्स जो कि रेसिप्रोकल आई है इस वैल्यू को करने से, वो हमारे पास क्या है? माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है जी बेटा। अच्छा आगे अब जरा देखिए, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? कोसेक, ठीक है जी बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक ऐसी कैसी रहा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, ठीक है जी बेटा। तो आप इसको इस तरीके से, या ये इस तरीके से आप जरा देख लो, यहाँ पे फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ कि 1 अपॉन साइन थीटा है। अच्छा जी, अब आप अपनी बुक के पीछे जाओगे ना, आपको आंसर बताऊँ किस तरीके से मिला हुआ है? साइन की फॉर्म में मिला हुआ है। तो आप क्या करो, कोसेक को 1 अपॉन साइन में ब्रेक कर दो, ठीक है जी। आपको पता है कोसेक जो है 1 अपॉन साइन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके ऊपर स्क्वायर था तो लिहाजा इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई किससे है? साइन थीटा से ही है। तो आप 1 से 1 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर माइनस का 1 रहेगा, और नीचे साइन स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। इस बात को समझ आ रही है बात कि भाई ये सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या आ गया? माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। समझ रहे हो इस बात को? हमने क्या किया, ये कोसेक था ना, कोसेक को हम 1 अपॉन साइन में लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर आ गया, और ये 1 अपॉन साइन से ऑलरेडी मल्टीप्लाई था तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने इस चीज में ला दिया। अब अक्सर बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर ये 1 अपॉन साइन जो था वो भी कोसेक होता है, तो अब इसको कोसेक में करके कोसेक क्यूब को क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? लेकिन बेटा अब यहाँ पे इसलिए नहीं छोड़ा कि आप जब अपनी बुक के पीछे जाएंगे वहां पे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे तो वहां पे जो आपको आंसर है ना 1 अपॉन साइन की फॉर्म में छोड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज लेकर आया हूँ, ठीक है जी बेटा। तो इसलिए मैंने इस चीज को एक्सपेंड किया है। तो बेटा यहाँ पे आके अब आंसर भी आप फिलहाल देख लेंगे भाई, जो हमें बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है, तो फिलहाल हमारा आंसर वही आया है जो कि हम लोगों ने निकाला है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 पता नहीं क्यों नहीं मैच हो रहा, उसको हम वेरीफाई करके फिलहाल चेक कर लेंगे, लेकिन मेरी तरफ से वो ओके है। तो बेटा यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट होते हैं कंप्लीट, जो कि मुझे लग रहा है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। सलमान एहसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।